हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पर आज आपको बहुत ढेर सारा पैसा दिख रहा होगा। तो आज का वीडियो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड ज़रूर है। आज के समय में पैसे का क्या इंपॉर्टेंट है किसी को बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट आसाम बजट 2022 एंड 23। आसाम बजट 2022-23 में जो कुछ भी पेश किया गया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड इंसिस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। सो मूविंग फर्दर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बजट, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं बजट क्या होता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बजट का डेफिनेशन होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी आएंगी। उससे पहले हम थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं बजट क्या होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप और आपके दोस्त दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको पिकनिक पे जाना है। तो पिकनिक पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैसे की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज के समय में हर काम में पैसों की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट इन एवरी वर्क। तो उसी तरीके से आप पिकनिक पे जाना या फिर कहीं पर जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो उस पैसों से आप क्या क्या करेंगे? मान लीजिए यू आर प्लानिंग टू गो ऑन पिकनिक, तो वहाँ पर आपको कुछ खर्चों की ज़रूरत होगी। तो उसमें से क्या क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1000 रुपये आपको ट्रैवलिंग में लगने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिकनिक पे जाएं, इट कैन बी एनीथिंग, यू आर प्लानिंग एनीथिंग। कुछ भी करने का आप सोच रहे हैं, आप कहीं रहते भी हैं, मान लीजिए कहीं पर घर से बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है जहाँ पर आपके कुछ खर्चे होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपका कहीं बाहर जाने या फिर पिकनिक पे जाने का। तो मान लीजिए 1000 रुपये ट्रैवलिंग में लग गया, 300 रुपये फूड में लग गया, 500 रुपये अकोमोडेशन, मतलब आप जहाँ जाएंगे वहाँ रहने का खर्चा 500 रुपये आता है। 100 रुपये में आप स्नैक्स वगैरह लेते हैं, रास्ते में चाय पीते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं स्नैक्स में, उसका खर्चा हो गया। तो टोटल जो एक्सपेंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1900 रुपये। सीधे सीधे सिंपल टर्म्स में हमने इन चारों एक्सपेंसेस को एक में ऐड कर दिया। यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया गया, इन चारों एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया गया, जिसका अमाउंट आ रहा है 1900 रुपये। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पॉकेट मनी से आपके पास एट दी एंड सिर्फ 1000 रुपये बचते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत पैसे वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इन जनरल क्या होता है, आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो सेविंग्स आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये बचते हैं, तो आपके पास कम कितना पड़ रहा है यहाँ पर? आप बहुत सर्च कर लिए, आपको पैसे नहीं मिले, तो आपके पास यहाँ पर डेफिसिट, मतलब कि आपको यहाँ पर 1000 रुपये माइनस 1900 रुपये माइनस 1000 रुपये, तो आपको 900 रुपये अभी भी कम पड़ रहे हैं। आप यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? या फिर पिकनिक का प्लान ड्रॉप कर देंगे, पहला का आइडिया। लेकिन ये तो करेंगे नहीं भाई, पिकनिक पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम हो वो ज़रूरी होता है, काम तो ज़रूरी होते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये पैसे कहीं ना कहीं से लेंगे। तो भाई एडवाइस देने वाले दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, कहीं चले जाएंगे, भाई पैसे दे दें। तो मान लीजिए कोई मिला, आप वहाँ पर जाके बोलते हैं भाई पैसे दे दो, और वो आपको जो आपके 900 रुपये बचे थे, कम पड़ रहे थे, वो आपको इसने दे दिया। तो पैसे मिलने के बाद आप फील करेंगे आज मैं नीचे आसमां ऊपर, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इस तरीके से आप फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं और आप अपना पिकनिक फाइनली प्लान कर लेते हैं। लेकिन आपके ऊपर 900 रुपये की उधारी है। ठीक, तो इस इंसिडेंट से, इस केस से हमने 3 टर्म्स सीखा, हमको 3 टर्म्स मिला। क्या क्या? पहला है एक एक्सपेंस, आपका जो खर्चा था, आपका खर्चा कितना था? 1900 रुपये। इनकम यानी कि आपके पास पैसे जो बच रहे थे जिससे आपको खर्चा करना था, वो था 1000 रुपये। डेफिसिट यानी कि आपके पास जो पैसे कमी पड़ रही थी, वो 900 रुपये की कमी पड़ रही थी, जो कि आपने अपने फ्रेंड से लिया। तो इसको हम कह देते हैं डेफिसिट। तो इसी के स्टेटमेंट को सिंपल टर्म्स में बजट कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये बजट चाहे कोई आम आदमी का हो या फिर गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट भी कोई अलग से काम नहीं करती है, इसी सेम बेसिस पे काम करती है। अब गवर्नमेंट के टर्म्स में, जैसा कि मैंने बताया, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो पहला एक्सपेंसेस हो गया, जो भी सरकार पैसे खर्च करेगी। इनकम, जहाँ जहाँ से सरकार के पास पैसे आएंगे, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में होता है डेफिसिट, यानी कि कितने पैसे कम पड़ रहे हैं सरकार के प्लानिंग के हिसाब से काम करने के लिए। जैसे आपने प्लान किया पिकनिक जाने के लिए, तो आपको 900 रुपये कम पड़ रहा था, वो आपका डेफिसिट हो गया। उसी तरीके से सरकार को भी कुछ कमी हो सकती है पैसे में काम करने के लिए, तो उसको हम वहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल टर्म आपने सुना होगा पहले, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया है, डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट जो है कहाँ से आया? तो फिस्कल जो टर्म है ये आया फिस्क से, फिस्क एक टर्म है
और फिस्क का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में कितना पैसा कम पड़ रहा है गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से काम ना करने के लिए, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग से सारे फिस्कल पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट को, इसी के अकॉर्डिंग बनती हैं डेफिसिट के हिसाब से, या फिर कितना पैसा उनके पास है, फिस्कल पॉलिसीज़ बनती हैं। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये ऐसे अमाउंट्स में, करोड्स में जनरली नहीं दिखाया जाता, या तो करोड्स में दिखाया जाता है या फिर परसेंटेज में दिखाया जाता है। परसेंटेज किसके, जीडीपी के अगेंस्ट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब जीडीपी भी ये एक इकोनॉमिक टर्म है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब इसको हम डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बजट के बारे में समझने आए हैं। स्टिल जीडीपी का सिंपल सा मतलब है कि हमारे कंट्री के अंदर में, कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर में जितना भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो समेशन होगा, उसका जो प्राइस आएगा टोटल ऐड करके, उसको हम जीडीपी कह देंगे। सिंपल टर्म में जीडीपी का डेफिनेशन होता है। तो इस जीडीपी का कितना परसेंटेज कम पड़ रहा है, उसी परसेंटेज के हिसाब से हम अपना डेफिसिट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अपना डेफिसिट डिसाइड करती है, ठीक है। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट। अब जो बजट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक स्टेटमेंट होगा जिसमें एक टेन्योर के लिए, मान लीजिए गवर्नमेंट एक आती है 5 साल के लिए, तो अपने 5 साल के लिए प्लान करेगी कि हाँ भाई हमारे पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतने करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं और हमारे पास इतना का डेफिसिट आ रहा है। तो इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हम प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाएंगे और सारे जो काम हमें जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम प्लान और पॉलिसी के हिसाब से सारे पैसे खर्च किए जाएंगे, सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बजट के बाद। अब कोई भी जो बजट होता है यहाँ पर 2 तरीके से होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो एक थोड़े समय के लिए तो आती नहीं है। कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट हो, ठीक है। हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, ये पॉलिटी का सेक्शन है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल में भी एक गवर्नमेंट होगा, एक स्टेट में भी गवर्नमेंट होगा, और दोनों मिलकर आपस में सहयोग करके काम करेंगी देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो कोई भी सरकार आती है तो 5 साल मिनिमम आती ही आती है। हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो सरकारें हट सकती हैं, ये भी अगेन पॉलिटी का पार्ट है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस। लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के लिए आई, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आके 1 साल के लिए प्लान बना दिया, 1 महीने के लिए प्लान बना दिया, उसके बाद फिर से वो प्लान बनाने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। जो बजट होता है ये एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल स्टेटमेंट यानी कि जैसे आप बैंक जाते हैं या फिर आप कोई फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं कहीं आपसे बैंक का एनुअल स्टेटमेंट मांगता है। तो आपके बैंक अकाउंट का एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है, आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना पैसा खर्च किया और कितना टोटल आपके पास बच रहा है। प्लस में है तो सरप्लस हो गया, माइनस में तो डेफिसिट हो गया। तो इसी तरीके से बैंक में हालांकि डेफिसिट नहीं होता है क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा बैंक उतना ही अलाउड करती है। लेकिन ये बजट भी एक तरीके से मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में आपके पास सारे इनकम और एक्सपेंडिचर मेंशन रहेंगे और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट जो रहेगा वो आपका डेफिसिट या फिर सरप्लस में शो करेगा, ठीक है। तो सिंपल ये समझने वाली बात है। अब जैसा कि मैंने बताया सरकारें कम समय के लिए नहीं आती हैं, 5 साल के लिए आती है, तो यहाँ पर 2 तरीके के अकाउंट हो जाते हैं, 2 तरीके का बजट हो जाता है। एक कैपिटल से रिलेवेंट होता है, एक रेवेन्यू से रिलेवेंट होता है। अब इस कैपिटल और रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक तरीके से सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। मान लीजिए सरकार आई तो सरकार के पास कुछ तो तुरंत इंस्टेंट काम करने वाली चीज़ें होती हैं। मान लीजिए सैलरी देना है लोगों को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनको सैलरी हर महीने जाना है। ऐसा तो है नहीं कि आज सरकार आई साल भर बाद या 2 साल बाद हम सैलरी देना शुरू करेंगे। कुछ काम होते हैं, इनके सब्सिडीज़ देने हैं, डीबीटी मतलब कि कुछ राशन वगैरह गरीबों को देने हैं, गरीबों के लिए काम करने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंस्टेंट होती है। तो इंस्टेंट वाले जो भी काम होते हैं उसका जो एक्सपेंस और जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर में आएगा, ठीक है। और जो अगला है हमारा कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि मान लीजिए कोई एसेट क्रिएट करना है, कोई पुल बनाना है। पुल तो एक दिन में बनेगा नहीं, 1 से 2 साल 3 साल में पुल बनता है, तो इसलिए वो कैपिटल वाले सेगमेंट में आ जाएगा। कैपिटल में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, वो कैपिटल वाले सेगमेंट में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स जो होते हैं, किसी भी सरकार के गवर्नमेंट अकाउंट्स में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक कंसोलिडेट फंड हो गया, एक कंटिजेंसी फंड हो गया, एक पब्लिक अकाउंट हो गया, ठीक है। अभी हम बेसिक से समझ रहे हैं, इसके बाद हम आसाम बजट जो होगा उसके बारे में जानेंगे ब्रीफ में ही, क्या क्या फंड्स, कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ एलोकेट किए गए हैं, ये सब हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन पहले ब्रीफ तो समझ लें, पहले डिटेल तो समझ लें एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम डायरेक्ट चले जाएंगे कि हाँ भाई 1000 करोड़ रुपए लगा दिया गया है कैपिटल में, 2000 लगा दिया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो कंसोलिडेट फंड होता है ये किसी भी बैंक का मेन बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। मान लीजिए
आपके पास 2-3 अकाउंट हैं, लेकिन आपके पास एक अकाउंट ऐसा है जहाँ से आप सारा काम अपना करते हैं, लेन देन का काम या फिर खरीदारी का काम या फिर जो डेली यूज़ वाला काम होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड आपका एक तरीके से आपके एक बैंक अकाउंट में रखा होता है। ठीक है, तो अगर हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड है या फिर जो भी चीज़ होता है कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो ये आर्टिकल 266 पार्ट 1 में हमारा कंसोलिडेटेड फंड के बारे में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कैपिटल कंसोलिडेटेड फंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि मैंने बताया, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। रेवेन्यू में अगेन रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा कितना रिसीव कर रही है गवर्नमेंट और कितना खर्चा कर रही है। तो रेवेन्यू मैंने बताया कभी थोड़ी देर पहले कि करंट वाले जो भी खर्चे होते हैं और करंट वाले जो भी इनकम सोर्स होते हैं वो रेवेन्यू सेक्शन में आते हैं। इसमें जैसे कि करंट वाले क्या है, टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस एंड ग्रांट्स एंड एड्स, ये रिसिप्ट्स है, मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ से पैसे इकट्ठा कर रही है। हर साल हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल होता है, अगर आप जीएसटी के बारे में पढ़े होंगे तो पता होगा, जीएसटी की फाइलिंग मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअल होता है। तो यहाँ से सरकार पैसा उठा रही है, मतलब सरकार के पास पैसा जा रहा है। इवन इनकम टैक्स भी पार्ट इसी का है, रिसिप्ट्स का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। एक्सपेंडिचर का बात करें तो जो पैसे खर्च होने हैं, अब गवर्नमेंट पास पैसा आया तो पैसा देखिए क्या होता है, एक पूरा साइकिल चलता है। ऐसा नहीं पैसा आया, खर्चा हुआ, फिर ये सर्कुलेट होता है, पैसा जो है हमेशा सर्कुलेट होता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। बात करें कैपिटल पब्लिक डेट की, तो कैपिटल पब्लिक में मैंने बताया कि जहाँ पर बहुत हैवी काम हो, जहाँ बड़े बड़े काम हो, तो वहाँ पर कैपिटल रोल प्ले करता है। तो कैपिटल में जैसा कि मैंने बताया कोई एसेट डेवलप करना है, जैसे पुल डेवलप करना है या फिर बहुत बड़े बड़े काम करना है, वहाँ पर ये क्रिएट किया जाता है, कैपिटल के अंडर में आता है। अब ये जो बजट बनता है, कोई भी गवर्नमेंट का बजट बनता है, इसका जो मेन खासियत होता है, क्यों बनता है, ये पब्लिक को ध्यान में रख के बनता है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब हम पैसा कमाते हैं, अपना पूरा बैंक बैलेंस बनाते हैं, खर्च मैनेज करते हैं, कैसे कहाँ खर्चा करना है, क्यों, अपने वेलफेयर के लिए। तो उसी तरह जो सरकार है, सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए सारी पैसा इकट्ठा करती है और खर्च करती है। अब हम बात करें इस पब्लिक वेलफेयर कैसे करती है, तो जैसा ये हमने देखा यहाँ पर कि सरकार पैसा उठा रही है, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब सरकार के पास पैसे आने के बहुत तरीके हैं, आप सब जानते हैं। टैक्स से सरकार पैसा कमाती है, जैसे पेट्रोल में आप देख रहे होंगे बहुत सारा टैक्स आ रहा है, उसी तरीके से सारे प्रोडक्ट्स में हम जीएसटी दे रहे हैं, तमाम तरीके हैं। इवन बॉन्ड्स भी जनरेट करती है। मान लीजिए सरकार को इंस्टेंटली पैसा चाहिए कोई ब्रिज बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, तो सरकार को पब्लिक से पैसा लेना होगा। पब्लिक कौन है, हम हैं। तो सरकार हमें बॉन्ड्स जारी करती है जिसपे सिक्योरिटी होता है, लिखा होता है कि आपको 10 साल बाद आपका जो भी पैसा इस बॉन्ड में लगा हुआ है, कुछ इंटरेस्ट का, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, इन द मीनवाइल सरकार उस पैसों को यूज़ करके अपना काम सारा करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ये हो गया हमारा सरकार का जो बजट क्रिएट करता है, क्या पर्पस होता है। ठीक है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर तो सीधी सीधी बात है, प्रोडक्शन बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, पॉवर्टी हटाने में, यही सब काम के लिए हमारे सारा ये चीज़ होता है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया गवर्नमेंट फंडिंग कैसे होती है। अब ये बजट जो होता है एक बार पेश हो गया, मतलब कि असेंबली में एक बार मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया। ठीक है, बजट स्पीच होता है, तो ऐसा नहीं है कि बजट स्पीच दे दिया काम हो गया, नहीं, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है बजट पास करने में। तो इसकी बहुत सारे बिल्स होते हैं, 2 बिल्स पास होते हैं किसी बजट को अप्रूव होने में, एक फाइनेंशियल बिल होता है, एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन, ये 2 तरीके के बिल पास जब होते हैं तब जाके हमारा बजट में जो भी मेंशन किया गया वो सारे काम होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने असेंबली में स्पीच दिया, उसका लेजिस्लेचर के थ्रू अप्रूव होता है। लेजिस्लेटर आप जानते होंगे, लेजिस्लेचर ये भी पॉलिटी का पार्ट है। हमारे यहाँ देश में पार्लियामेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसी तरीके से स्टेट्स में भी लोअर अपर हाउस होते हैं। कुछ कुछ स्टेट में सिर्फ लोअर हाउस होता है, अपर हाउस नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो एक बार बजट स्पीच हो गया, फिर यहाँ लेजिस्लेचर के थ्रू पास होता है, देन प्रेसिडेंट गिव असेंट, उसके बाद ये हमारा जो भी ज़रूरत होती है, सारे बजट में जो भी मेंशन होता है, सारा काम ये फिनिश होता है। ठीक है, तो ये बजट को हम बहुत ही ब्रीफ से समझ लिए बजट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आसाम के बजट पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने समझा बजट का सिंपल सा मतलब है कि सरकार के, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसे यहाँ से रिसिप्ट होने हैं, रिसिप्ट, और यहाँ से एक्सपेंस होने हैं। ठीक है, 2 ही चीज़ होता है, बाकी उसको कितने भी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दे वो हमने एग्जाम्पल में वहाँ पर देख लिया। पैसे सरकार से पैसे आ रहे हैं और उसका सरकार को पैसे खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, पब्लिक। ठीक है, यही रोटेशन होता है पैसों का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल रिसिप्ट्स, मतलब सरकार के पास ये वाला सेक्शन जो हमने देखा कितने पैसे हैं, तो ये 1,19,028 करोड़, ये देखिए फिगर्स जो है करोड़ में मेंशन्ड है। तो सबसे ज़्यादा पैसा
कहाँ पर है ये देखिए, जैसे करंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है वहाँ से 30,413 करोड़, फाइनेंस ग्रांट स्कीम से 10,515 करोड़, स्टेट रेवेन्यू टैक्स जो भी आते हैं 22,385 करोड़। तो ये सब सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट पास रेवेन्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो सारे पैसे आ गए, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस कलेक्ट कर लिए या फिर पैसा जो भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो वो डायरेक्ट खर्चा नहीं करती है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशन में दोनों लोग मिल के अपना आपस में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अकेले सिंगल डिसीजन ले सकता है, कुछ कुछ जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं। अब अगला है पैसे कहाँ जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा कितना पैसा आ रहा है, टोटल 1,19,028 करोड़ रुपए सरकार के पास आए, लेकिन खर्चा कितना हो रहा है 1,19,551 करोड़। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, डिफरेंस है दोनों में, यानी कि यहाँ पर डेफिसिट आएगा। डेफिसिट मतलब कि सरकार के बजट में पैसे की कमी आएगी। अब पैसे कमी आएगी तो उसके लिए सरकार क्या कर सकता है, दो है, आपने जैसे पिकनिक जाने का प्लान किया था, आपके पास पैसे की कमी पड़ी तो आपने क्या किया, उधार लिया। तो सरकार भी उधार लेती है, कहाँ से उधार लेती है, या तो पब्लिक से उधार लेगी बॉन्ड्स के थ्रू जो मैं बता चुका हूँ, या फिर बड़े बैंक्स IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेती है ताकि सारे काम को वो अच्छी तरीके से कर पाए। अब ये 1,19,551 करोड़ जनरल सर्विसेज में आएंगे, सोशल सर्विसेज में आएंगे, इकोनॉमिक सर्विसेज में आएंगे, पब्लिक डेट, ये ट्रांसफ़र कंटिजेंसी फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, कई तरीके में ये सब सारे पैसे खर्च होने हैं, ठीक है। और हाँ, ट्रांसफ़र कंटिजेंसी फंड मैं बताना भूल गया ऊपर। कंटिजेंसी फंड मतलब होता है एक इमरजेंसी फंड, जो भी आप पास कभी कभी होता है ना, आप मान लीजिए आप पास आपने कहीं 500 रुपये छुपा के रख दिया हो कि हाँ भाई इमरजेंसी कुछ पड़ा, कुछ दिक्कत हुआ, अचानक से पैसे ना मिले तो उस समय वो पैसे मैं यूज़ करूँगा। आपकी मम्मी घर में, मम्मियाँ ऐसे अक्सर करती हैं, पैसे उनके पास रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रख देती हैं ताकि इमरजेंसी समय में काम आए, और वो एक्चुअल में बहुत काम पड़ जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कंटिजेंसी फंड, गवर्नमेंट के पास भी कंटिजेंसी फंड होता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, टैक्स रेवेन्यू। अब हमने देखा वहाँ पर ये टोटल था, टोटल पैसा कितना आया, टोटल पैसा कितना गया, या फिर टोटल पैसा कितना खर्च होगा। अब ये है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के थ्रू सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है। अब टैक्स रेवेन्यू किसके अंडर में आ रहा है, रेवेन्यू जो था ना, एक रेवेन्यू और कैपिटल 2 सेगमेंट का बजट था, तो रेवेन्यू वाले सेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये इंस्टेंट है, ये तुरंत आ रहा है, करंट में आ रहा है। तो जीएसटी के हिसाब से 20,000 करोड़ आ रहा है, इनकम टैक्स के हिसाब से 15,000 करोड़ आ रहा है, प्रॉपर्टी, कैपिटल ट्रांजैक्शन, टैक्स, कमोडिटीज़, ये टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है 47,930 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपने ब्रीफ आउट में समझ लिया है। उसके बाद आपको कुछ जो स्कीम्स वगैरह होंगी जहाँ पर ये पैसे खर्च करने हैं, मान लीजिए कोई सेगमेंट ऐसा होगा जहाँ पर मैक्सिमम पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई सेगमेंट ऐसा होगा जहाँ पर मिनिमम पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई सेगमेंट या फिर कोई स्कीम्स और पॉलिसी होगी जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको नंबर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अर्निंग, मेजर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स। अभी हमने ऊपर देखा जो भी रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट्स हो रहे हैं या फिर पैसे रिसिप्ट्स हो रहे हैं, वो टोटल जो भी अमाउंट था यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से बताया गया है, रेवेन्यू अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कमिश्नर ऑफ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी से, ट्रांसपोर्ट से, लैंड रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन, जियोलॉजी एंड माइनिंग, फॉरेस्ट, इन डिपार्टमेंट से इतने इतने पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कमिश्नर ऑफ टैक्सेस, यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। दूसरा, माइनिंग से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं आसाम में। मत भूलिएगा ये बजट आसाम का है, यूनियन का नहीं है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आसाम स्टेट बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसिट। मैंने बताया बजट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू यानी कि करंट वाला, कैपिटल यानी कि जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो लंबे समय के लिए काम होता है। अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है रेवेन्यू एंड कैपिटल का, तो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, आपके घर में जो भी एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं, करंट में आपके यहाँ कुछ भी काम चल रहा है, मान लीजिए खाना पीने का, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, ट्रैवलिंग का, घूमने टहलने का फीस, आपको आपके सैलरी से मैनेज हो जाता है। लेकिन आपको कभी भी जब एसेट, घर वगैरह लेना होता है, मान लीजिए आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, कार लेना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप उधार लेते हैं। तो क्यों उधार लेते हैं? क्योंकि आपको बड़ी चीज़, कैपिटल, एक तरीके से आप एसेट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल के अंदर में आ जाता है, क्योंकि आप कैपिटल गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू का जो है ये हमारा है रिसिट्स, और कैपिटल का ये रिसिट है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू से ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा पैसे जनरेट हो रहे हैं कंपेयर टू कैपिटल। तो टोटल अमाउंट आपका 1,19,028 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट इमेज में, वो है ये। फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी हमने देखा था। तो रेवेन्यू साइड एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, क्योंकि पैसे यहाँ से आ रहे हैं, तो सीधी सी बात एक्सपेंडिचर यहाँ होना है। कैपिटल में एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? तो रोड वगैरह, जो भी रोड मेंटेनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, वो यहाँ पर पैसे खर्च होते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर। अब सेक्टर वाइज अगर हम देख लेते हैं तो पैसे हमारे किन सेक्टर्स में ज़्यादा खर्च होने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैसे आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अब एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सबसे ज़्यादा पैसे इस सेगमेंट में आसाम गवर्नमेंट खर्च करेगी। अगला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो 7,516, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट खर्च होगा। अभी जो पैसे खर्च होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से खर्च होते हैं। मान लीजिए कभी वॉर आ जाता है, कभी देश में वॉर होता है या फिर स्टेट में कुछ इंसर्जेंसी होती है, तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होगा। कभी अभी कोविड का सिचुएशन था तो गवर्नमेंट्स को हेल्थ सेक्शन में, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे अपने बजट से ही। अब गवर्नमेंट कहीं अलग से बजट पैसे तो लाएगा नहीं, यहीं से खर्च करेगा। या फिर एक पब्लिक अकाउंट भी होता है। पब्लिक अकाउंट मतलब कि सर जो पब्लिक से पैसे लिए गए हैं, मान लीजिए अभी कोविड के समय में पीएम ने हमारे पीएम केयर फंड्स में पैसे लिए थे पब्लिक से, तो वो एक पब्लिक अकाउंट हो जाता है। ठीक है, तो सोच अब यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। पीडीएफ भी हालांकि अटैच कर दिया जाएगा आपको लिंक में, आप सारे एक्सपेंडिचर्स देख सकते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके ये सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारे एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, हर चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर फूड में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, रूरल डेवलपमेंट में और अदर्स में सारे पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये था एक्सपेंडिचर सेक्टर वाइज कितने कहाँ एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। अब चाइल्ड बजट हम देख लेते हैं। चाइल्ड मतलब कि जो हमने देखा ऊपर एजुकेशन में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए एलिमेंट्री स्कूल में कितना खर्चा होना है, सेकेंडरी में हेल्थ एंड फैमिली, लेबर वेलफेयर, पब्लिक वर्क, सोशल वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये सब एक बच्चों के लिए, मतलब एक बच्चों का कैटेगरी होता है जिसके लिए पैसे खर्च होने हैं, जो बजट बनाया गया है सेपरेट से इनका। अगला हमारा है दिव्यांग बजट। तो कुछ लोग होते हैं फिजिकली हैंडीकैप या फिर ओल्ड पीपल होते हैं, तो उनके लिए सारे बजट्स क्रिएट किए गए हैं ताकि उनका हेल्प किया जा सकते हैं। हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि सोशल वेलफेयर के लिए सारे ये बजट बनते हैं, तो ये सोशल वेलफेयर पे काम हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अष्टदश मुक्तोर उन्नोई माला। अब यहाँ पर अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस नेम प्रॉपर्ली, बट ये सारे आपके फ्लैगशिप स्कीम हैं। फ्लैगशिप मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन सारे पैसों को एक्सपेंस करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, क्रिएटिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स। ग्रोथ कॉरिडोर्स मतलब कि एक तरीके के रास्ते होते हैं जहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी चीज़ बिल्ड की जाती हैं ताकि ग्रोथ आसानी से हो सके, डेवलपमेंट आसानी से हो सके, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। अब आसाम जानते ही हैं नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके आइडेंटिटी को मेंटेन करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है। इसके लिए यहाँ पर भी सरकार ध्यान दे रही है। एम्प्लॉयमेंट टू 1 लाख यूथ, 1 लाख यूथ को नौकरी देने हैं, रोज़गार देना है। आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम, ओरोडोनी, अभी बहुत सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, अब स्कीम्स पर ये फ्लैगशिप स्कीम्स है जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा करेगी। जैसे ओरोनोडी का बात करें हम, तो ये डीबीटी ट्रांसफ़र है। डीबीटी ट्रांसफ़र यानी कि आप जानते ही होंगे सरकार आपको फ्री में अनाज देती है, तो फ्री बहुत कम पैसे में, 2 रुपये 3 रुपये पर केजीज़ के हिसाब से गेहूँ चावल वगैरह मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। इस केस में आपको कुछ कैश बेनिफिट मिलेगा 800-850 रुपये का, और ये सारे जो डीबीटी स्कीम के अंदर में आते हैं वो भी मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रज्ञान भारती में आपको स्कूटी का प्रोविज़न दिया गया है लड़कियों के लिए, जो कि 60% ज़्यादा मार्क्स लाती हैं उनको स्कूटी दिया जाएगा, साथ ही में फ्री यूनिफॉर्म, ड्रेस, एडमिशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फिर सीयूज एग्ज़ाम अभियान, इसके अंडर में फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जाएगा। सुस्वस्थ समृद्धि मिशन, वसुंधरा, बहुत सारे स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में आता है। स्टैंडिंग विथ आवर एम्प्लॉयज़, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, पावरिंग आसाम, क्रिएटिंग इकोसिस्टम, तेजस्वी, यूथ कमीशन एंड मुख्यमंत्री विकास अरुण योगा सोनी, ये सारे फ्लैगशिप स्कीम हैं जो कि लिस्टेड आउट हैं यहाँ पर। इस वीडियो में मैं सारे स्कीम्स के बारे में डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। इफ़ यू वांट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑफ दीज फ्लैगशिप स्कीम्स। फ्लैगशिप स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इससे रिलेटेड हम अलग अलग स्कीम पर वीडियो बना देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे मेजर अनाउंसमेंट। तो जो सरकार ने अनाउंस किया है, TN रिवर टूरिज्म, आसाम नॉलेज नेटवर्क, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, आर्गुमेंट ऑफ कॉर्पस एंड कंटीजेंसी फंड, बूस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्किट हाउस, 1 जनरल बजट हेड, एक्साइज रिफॉर्म, बहुत सारे अनाउंसमेंट जो है गवर्नमेंट में किए हैं।
जहाँ पर पैसे खर्च होने हैं आगे के एरिया में। स्टार्टअप मिशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप ऑन क्लाइमेट इन विलेजेस, मुख्यमंत्री विजन प्रतिभा समाधान, क्रिएशन ऑफ म्यूनिसिपल सर्विस कैडर, अर्मर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, 10 लाख लीटर मिल्क एवरी डे, गरुकोठी प्रोजेक्ट। ये नाम से ही ऑल दो क्लियर हैं, ठीक है, नाम से ही मेंशन है कि क्या क्या होने वाला है इनमें। नहीं अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, हम सारे के ऊपर एक एक वीडियो बना देंगे, या फिर कंबाइन करके मान लीजिए 4-5 अनाउंसमेंट को, 4-5 स्कीम्स को एक साथ कंबाइन कर करके 4-5 वीडियो बना देंगे, जो कि आप एग्जाम के लिए एग्जाम से रेलेवेंट होगा और आप वहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे।